सिनकोट अभिलेख, और मैंने लिखा है नाम मिनांडर, यानी कि सिनकोट अभिलेख किसका है तो मिनांडर का है। तख्ते बही अभिलेख, तख्ते बही अभिलेख ये किसका है, गोंडोफर्निस का है। अब जितने विदेशी आक्रांता आए, जैसे हिंद यूनानी आ गए, शक आ गए, पहलव आ गए, कुषाण आ गए, तो उनके कुछ अभिलेखीय साक्ष्य भी हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उन्हें जानना आवश्यक होता है। इसी क्रम में मैंने लिखा है सिनकोट अभिलेख मिनांडर, साथ ही तख्ते बही अभिलेख गोंडोफर्निस, फिर मैंने लिखा है पंचतर अभिलेख। तो पंचतर अभिलेख में किसी एक नहीं बल्कि 2-3 कुषाण शासकों का संबंध है, तो ये कुषाणों से होगा इसका संबंध। पंचतर अभिलेख का ये कभी भी आएगा तो इस फॉर्म में आएगा कि इसका संबंध किस राजवंश से है या किस विदेशी आक्रांता से है, पंचतर अभिलेख का संबंध। ठीक है। दूसरा, चौथा पे आ जाते हैं जूनागढ़ अभिलेख। हम जानते हैं कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, और रुद्रदामन के द्वारा जो जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया गया है उसकी अपनी कुछ एक खास बातें हैं जिसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। अब उसके आगे नानाघाट अभिलेख, तो नानाघाट अभिलेख किसका है तो नागानिका का है। किसका है, नागानिका का है नानाघाट अभिलेख। फिर हम देखते हैं अयोध्या अभिलेख, तो अयोध्या अभिलेख किसका है, धनदेव का है। यहीं पर चर्चा मिलती है कि पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का भी आयोजन कराया था। फिर नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, बेसनगर अभिलेख हेलियोडोरस, ये अभिलेख गाहे बगाहे आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। कारण आप देखिए इसमें से 8 हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मान के चलिएगा, इनको छोड़ना नहीं है, इनको हमेशा आपको याद रहना चाहिए, ये आपकी जबान पे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये जब भी देगा ना, और देखिए कभी भी पीटी का एग्जाम जब सॉल्व करते हैं तो हमेशा माइंड में एक सेटअप बना लेना चाहिए कि आई हैव 4 ऑप्शंस, मुझे दिख रहा है 4 ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है और इसी में से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। तो हमेशा इलिमिनेशन की एक पद्धति होती है। इलिमिनेशन कैसे किया जाता है, जैसे किसी भी चीज को अगर मैंने आपसे कहा कि सिनकोट अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है, और मैं वहां पे मिनांडर दे दूं, गोंडोफर्निस दे दूं, रुद्रदामन दे दूं या नागानिका दे दूं, तो यहाँ पे आंसर तो मिनांडर ही होने जा रहा है। लेकिन ये समझे कैसे हम, तो देखिए इलिमिनेशन कैसे काम करता है। उसमें अगर ऑप्शन गोंडोफर्निस है, और इलिमिनेशन कैसे, इलिमिनेशन के लिए सबसे ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है, आपके पास पूर्व ज्ञान की ठीक ठाक जरूरत होती है, तभी आप चीजों को नहीं जानते हैं फिर भी सही कर ले जाते हैं, क्योंकि आप इलिमिनेट करना जानते हैं। कैसे, अब कहा सिनकोट अभिलेख का संबंध किससे है, नॉर्मल समझिएगा। तो मैंने कहा एक ऑप्शन में दिया गोंडोफर्निस, तो दिमाग में चलना चाहिए, जैसे गोंडोफर्निस ऑप्शन पढ़ा तो मुझे दिमाग में होना चाहिए कि नहीं, तख्ते बही अभिलेख का संबंध गोंडोफर्निस से है, ना कि सिनकोट अभिलेख से। फिर दूसरे ऑप्शन पे गए तो रुद्रादामन, तो रुद्रादामन पे देखा कि रुद्रादामन क्या लिखा है, तो रुद्रादामन जूनागढ़ अभिलेख, दिमाग में होना चाहिए, पूर्व ज्ञान होना चाहिए कि नहीं, रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेखों का संरचना कराई या उनको लिखित करवाया। फिर आगे बढ़ा नागानिका, तो नागानिका नानाघाट अभिलेख, दिमाग में चलना चाहिए। अब बचा हुआ ऑप्शन कौन है, एक तो मिनांडर है। तो सीधा अगर हमको नहीं मालूम है कि सिनकोट अभिलेख किसका है, तो भी हम अगर 3 ऑप्शन को इलिमिनेट करके उनका संबंध जोड़ के उन्हें अगर बाहर कर देते हैं अपने भ्रम से, तो क्या होगा, हम सीधे ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है कि आपने अपने नॉलेज को कितना डेवलप किया है, आप जो ऑप्शन है उनको रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं सही तथ्यों से। जो ऑप्शन को सही तथ्यों से को रिलेट कर लेता है उसका पीटी हमेशा होता है। पीटी क्या है, आपका जस्ट ए अवेयरनेस, आप कितने अवेयर हो तथ्यों को लेके, फैक्ट को लेके। फैक्ट सबको आता है, फैक्ट मुझे भी आ रहा है, एक बच्चे को भी आ रहा है, जो समन लड़का आ रहा है एनसीईआरटी पढ़ रहा है उसको भी आ रहा है, बस स्टेज का अंतर होता है कि आपने नॉलेज कितना बढ़ाया, आपने कितना जाना उसके बारे में, वो आपके एलिमिनेशन में काम आता है, नॉलेज। ठीक है, तो 4 ऑप्शन बड़े होशियारी से, बड़े बुद्धिमत्ता से पढ़ के एलिमिनेट कर दीजिए 3 को, बाकी जो बचा हुआ है वो हमारा आंसर हो गया। बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि विश्व की सबसे खतरनाक परीक्षा है जहां उत्तर मौजूद होता है और व्यक्ति भ्रमवश सही उत्तर को नहीं पकड़ पाता है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव जो परीक्षाएं हैं, ये बहुत खतरनाक परीक्षाओं में आती हैं। तो हमेशा याद रखिए इनका एक ही इलाज है, ह्यूमन एरर से बचाव और जो इलिमिनेशन की पद्धति। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पुराने क्वेश्चन जो होते हैं सबके लिए पुराने होते हैं, इसलिए कभी गलती से भी उनमें ह्यूमन एरर नहीं होना चाहिए।
ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दीजिए एग्जामिनेशन हॉल में, कैसे बढ़ेगा? 2 लीटर का पानी ले लीजिए, खर्च कर लीजिए, 30 रुपए ले लीजिए, बढ़िया बिस्लेरी का पानी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते जाइए और कोशिश करिए सुबह से कि आपका ऑक्सीजन लेवल माइंड में बढ़ा रहा है। भ्रम वाले तथ्य आपको ज्यादा याद होंगे। देखिए हमारे दिमाग का भी 3-4 भाग है। आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इसमें एक भाग है हाइपोथैलेमस, एक भाग है मेडुला ऑब्लंगेटा, एक भाग है सेरिबेरम, एक है सेरिबेलम। तो ये जो साइंस पढ़ते हैं आप, तो उसमें बताता है कि कुछ जो हमारे माइंड के पार्ट है ऐच्छिक क्रिया के लिए और कुछ अनैच्छिक क्रिया के लिए जिम्मेवार है। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को उसी में बंटवारा करके आपको सही तरीके से समझना होगा क्या ऐच्छिक हो क्या अनैच्छिक। तो ऐच्छिक में क्या क्या चीजें हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अनैच्छिक तो अनैच्छिक है, वो तो आपके बस में नहीं है। लेकिन जो ऐच्छिक है उसको तो अपने बस में रखें आप, निश्चित रूप से बेहतर हो जाएंगी चीजें। तो इन अभिलेखों को जरा लिखिएगा। सिंकुट अभिलेख, मीनांडर, तख्तेबही अभिलेख, गुंडफर्निस, पंचतर अभिलेख कुषाणों ने किया, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, नानाघाट अभिलेख, नागानिका, नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री, अयोध्या अभिलेख, धनदेव और वैष्णगर अभिलेख हेलियोडोरस। अब हमने कहा मौर्योत्तर कालीन जो प्रमुख राजा हैं उनकी उपाधियां, ठीक है, उनमें कुछ एक शासकों को ही लिया है, सबको नहीं लिया हमने, ठीक। उसमें पुष्यमित्र शुंग, तो मैंने कहा इसकी एक उपाधि है सेनानी, क्या है? सेनानी। दूसरी उपाधि है इसकी औदभिज, यानी अचानक उठने वाला। कैसे उठने वाला? अचानक उठने वाला। कैसे? आर्मी मार्च कर रही है और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके और स्वयं सत्तासीन हो जाता है, और यही क्या है? अचानक उठने की घटना है, इसे ही औदभिज कहा गया है, ठीक है। फिर इसी को द्विरश्वमेध याजिन, यानी कि 2 अश्वमेध यज्ञों को करने वाला, दो अश्वमेध यज्ञ करने वाला, दो अश्वमेध यज्ञ करने वाला, द्विरस्व मेघयाजिन, ठीक है, इसी की उपाधि है, किसकी? पुष्यमित्र शुंग की। अब खारवेल, खारवेल की उपाधि है राजर्षि, लेमराज, वृद्धराज, भिक्षुराज, धर्मराज। इसकी उपाधि है किसकी? खारवेल की। क्या क्या? राजर्षि, लेमराज, वृद्धराज, भिक्षुराज, धर्मराज। अब इन्हीं के बारे में हमने चुनाव क्यों किया? कारण यह है चुनाव करने का कि अगर इनको आप नहीं ध्यान रखिएगा तो इसी में से एक उपाधि पूछ लेगा कि लेमराज उपाधि किसकी है, या भिक्षुराज उपाधि किसकी है, या धर्मराज उपाधि किसकी है। और ये गाहे बगाहे पूछा जाता है, ये देखा गया है कि पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, ठीक है। अब सातकर्णी प्रथम, तो अप्रतिहतम चक्रम या अप्रतिहत चक्रम इसकी उपाधि रही है, या अप्रतिहतम चक्रम भी इसकी उपाधि है। दोनों बात एक साथ आएगी, ठीक है। अब इसकी जो दूसरी प्रमुख उपाधि है दक्षिणापथ का स्वामी या दक्षिणापथेश्वर कहा गया है, इसको कहा गया है सातकर्णी प्रथम को। क्यों? क्योंकि दक्षिणापथ पे पूरा शासन करने वाला, दक्षिणापथ पे अधिकार करने वाला। हम पूर्व में इनके बारे में जान चुके हैं कि सातवाहनों को दक्षिणापथेश्वर कहा गया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, ठीक है। जीएस वाला जो पेपर करते होंगे इसमें इस टर्म को बड़ा ध्यान से यूज किया करिएगा, क्योंकि ये टर्म कभी भी आपको मुख्य परीक्षा में एक बड़ा आधार दे सकता है, चाहे एसे लिखने में। अभी वर्तमान का जो परिदृश्य आया है, जो 4 पेपर उभर के आ रहे हैं, विश्वास करिए इससे ऑप्शनल की जो भूमिका है, लोग सोच रहे हैं कि ऑप्शनल की भूमिका समाप्त नहीं, ज्यादा बढ़ गई। कभी भी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ध्यान रखा करिए, जब चीजें चेंजिंग होती है ना तो वो संभावना को और प्रबल करती हैं, विषय को और प्रबल कर देती हैं। अब जैसे आर्ट एंड कल्चर जोड़ा तो उसने सारे पक्षों को छोड़ दिया, तो समझ में थोड़ी हमारे लिए दिक्कत। हम सोचते हैं कि सिलेबस छोटा हो गया, लेकिन उस छोटे से सिलेबस को समझने के लिए हमें अपने दिमाग में एक बड़ा आधार तैयार करना होता है। तो उस आधार को बनाने के लिए थोड़ी समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत होती है। थोड़ा समझना पड़ेगा कि अवेयरनेस क्या है, उसको लेके, ठीक है, उठाया जा सकता है और सवाल कई तरीके से बना के आपके सम्मुख पेश किया जा सकता है। इन्हीं तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर एग्जामिनर रखता है। उन्हीं कामों को मैंने भी उस पेपर में किया है। मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है, मैंने बस जो आपके पास पेपर जा रहे हैं उनमें आपके पास ऐसा नहीं है कि उसको आप जानते नहीं है। विश्वास करिए आपके पास नॉलेज है। वीडियो को एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए, सारी चीजों की चर्चा है। जिनको जिनको जहां जहां सिंधु से सवाल दिया है उनकी चर्चा किया हूं, वैदिक से सवाल दिया है चर्चा किया हूं। उनको जरा सा एक बार सोचिए कि क्या, और जब नहीं चर्चा है तो इलिमिनेशन लगाइए, लेकिन उसको सॉल्व करिए, ठीक है। मेरा कहने का कुल मंत्र यह है कि पीटी सिर्फ पेपर से नहीं होता है, तैयारी से होता है, ठीक है। पीटी का पेपर देखने से पीटी नहीं होता, तैयारी करना पड़ता है, अंदर से लाना पड़ेगा कि नहीं, वो आग पैदा करनी पड़ेगी, नहीं नहीं किसी तरीके से कर लेना है, ठीक है।
अब ऐसा जैसे एक आदमी बेचैन होता है ना, तैयारी देखिए 1 साल की होती है, इससे ज्यादा की तैयारी नहीं होती है, और इससे ज्यादा कोई समय ले रहा है तैयारी करने में तो वो अपने आप को मूर्ख बना रहा है। ध्यान रखिएगा। एक सफर में हूँ मुसलसल, एक सफर मुझ में भी है, मैं शहर में घूमता हूँ, एक शहर मुझ में भी है, आईने से सामना होने का डर मुझ में भी है, अब बेधड़क बेखौफ घूमता हूँ मियाबा में, मगर आईने का सामना होने का डर मुझ में भी है। ध्यान रखिएगा, अपने आप से डरिएगा, आप अपना कंक्लूजन खुद निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें जो भी पेपर में भेज रहा हूं, जो भी जाएगा आपके पास, सब आपके पास है। नहीं है तो आप वीडियो रिकॉर्ड फिर से करके देखिए, एक आध चीजें होंगी जो विशिष्ट आएंगी, जो पेपर को मजबूती देने के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, ये तो यूपीएससी भी करता है, हम तो सामान्य लोग हैं। ठीक है, तो लेकिन बाकी सबकी चर्चा मैंने की है। जरा ध्यान से सोचिए कि बात हुई है कि नहीं। जो मैं ऐसे बोलता हूं, इससे बहुत सारी बातें बोलता हूं। ये मैं कथा कहानी आपसे हालचाल करने के लिए थोड़ी आता हूं, ये तो बताने के लिए आता हूं आपसे। हर एक सेंटेंस मेरे ही कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की तरफ जाएगा, उधर ही इशारा करेगा। हालचाल नहीं करना हम लोगों को। हालचाल हम लोग जब अधिकारी बन जाइएगा ना, तो आराम से बैठ के आइएगा, बुलाऊंगा, चाय वाय पिया जाएगा, साथ में बैठा जाएगा, खाना वाना खाया जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी काम करना है। जो चीजें दी जा रही हैं उसको कलेक्ट करिए, रेगुलेट करिए अपने अंदर। ठीक है, उसको ले आइए, ऑब्जर्व करिए। ठीक है,